यस स्टार्टेड ना सर? हेलो सर, स्टार्टेड मैसेज मिला आप लोगों को? हाँ सर, ऐसे सर। ओके, बस कंफर्म कर देना सर, और कुछ नहीं। बस हाँ ना बता देना, मुझे भी थोड़ा सा क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाता है। यस, आप लोगों को मिला है या नहीं? रौनक, गुड इवनिंग रौनक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रौनक। ओके सर, तो बिजनेस लॉ का क्लास है। बिजनेस लॉ में हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट सर, इम्पोर्टेंट भी। और एक प्रोफेशनल्स होने के नाते, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो, जो भी प्रोफेशनल्स सेटअप में आते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए। क्या इधर बिजनेस लॉ क्या है और कैसे काम करते हैं। इसमें ऑब्वियसली जब भी बिजनेस लॉ का नाम लिया जाता है, देयर आर सर्टेन एक्ट्स जो एकदम ऑटोमेटिकली, मतलब वो बोलते हैं ना जुबान पे आ गया, वैसा सर। मैंने एकदम मुंह पे आ जाएगा, कैसे? जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहला नाम है सर, एकदम विदाउट एनी डाउट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब ये एक्ट जब से बना था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, उसके बाद अमेंडमेंट वगैरह होते होते अभी काफी अपडेट हो चुका है। देयर इज अनदर लॉ सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप। आजकल पार्टनरशिप पे एक मॉडर्न लॉ आया सर, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, किसी किसी को, सीए को भी आजकल न्यू सिलेबस में दे दिया, पुराने में नहीं था। बट या तो आप फाउंडेशन में पढ़ लो या तो इंटरमीडिएट में पढ़ लो, बट ये सब बिजनेस लॉ के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब एकदम आंख बंद करके बिजनेस लॉ के अंदर सिंपल तरीके से आता है। और भी चीजें हैं, इकोनॉमिक लॉ वगैरह भी आता है, बट ठीक है, उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इतना है कि कंज्यूमर एक्ट भी आता है बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, बट हाँ सबके सिलेबस में नहीं, सीएस वगैरह को पढ़ाया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज द केस? सर केस ऐसा है कि अगर आपको बिजनेस को संभालना है या बिजनेस को समझना है, दो चीज है। या तो आपको बिजनेस संभालना होगा या समझना होगा। तो चाहे रीजन जो भी हो, आप बिजनेस संभालो, बिजनेस को समझो, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है या बिजनेस लॉ में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑलरेडी हम लोग ना ये पर्टिकुलर एरिया डिस्कस करना चालू कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। है ना सर स्क्रीन शेयर? मुझे जरा बता दो सर, है या नहीं? बोलो सर, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल हो चुका है। अगर बाई चांस किसी का ड्यू टू एनी रीजन नहीं हो पाया अभी तक, या तो क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, या तो ज्वाइन करने के बाद भी नहीं कर पाए, प्लीज मेरे से लिंक ले लो और कर डालो सर। 4-5 लेक्चर्स होगा, 6 लेक्चर्स होगा हार्डली, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा A to Z बेसिक चीज बताया गया है। हर चीज एकदम डिटेल्स में, कोई शॉर्टकट नहीं था। शॉर्टकट ना होने के कारण एक सुविधा होता है कि आपको कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सर ये चीज आपने बताया नहीं। मैं पूरा कोशिश किया हर चीज को कवर करने का, तो डाउट रहने का मतलब चांसेस ही नहीं है। हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि डाउट नहीं है, हो सकता है किसी को, बट आपका अगर बेसिक ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा क्लियर किया गया है। तो एक बार सर कर लो सर, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जस्ट कर लो। मैंने लास्ट वीक सर इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा कवर करके मैंने थोड़ा सा एडवांस पार्ट में स्टार्ट किए सर, जिसको कंसिडरेशन के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, किसी किसी के तो सर ऐसा भी है सीए में या सीएस में, कंसिडरेशन को अलग से कोई चैप्टर ही नहीं बताया।
वो जस्ट उसके अंदर इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। सो इट्स डिपेंड्स कि कैसे कैसे है, बट टॉपिक तो सारा है सर, ठीक है, कि कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है। सबसे बड़ा चीज कि ये आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है लॉ के अंदर। तो कंसिडरेशन के बारे में एक चीज तो आपको पता चले गया था सर, दैट इज कि कंसिडरेशन क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, माने अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन लेवल में बताया कि ऑफर प्लस क्या होना चाहिए, बताओ सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब बदलते हैं, एनफोर्सिएबल बाय, लीगली एनफोर्सेबल होता है। थैंक यू सर, लीगली एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो इट्स वेरी सिंपल सर, आप किसी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हो, तो आपको मानो किसी को कुछ ऑफर करना है, कर दो ऑफर, माने बिजनेस ऑफर सर, है ना, जिंदगी वाला ऑफर नहीं, बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं, मुझे ऑफर करना है किसी को, वो सब प्रपोजल्स वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस वाला बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी प्रपोजल वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पर मैं वो दोस्ती यारी वाला प्रपोजल का बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्ती यारी वाला ऑफर भी नहीं कर रहा है, मेरे को ऑफर मिला है ऐसा वाला ऑफर नहीं है, ये सब बिजनेस ऑफर है। तो आपको कोई बिजनेस करना है, किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, से फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेना है, आजकल बहुत चल रहा है, तो आप अगर कंपनी को ऑफर करते हो, अगर वो आपका जो भी एक्सेप्टेंस कर लेता है आपका ऑफर, से फॉर एग्जांपल जैसे रिसेंटली बहुत चला है ना सर, MBA चाय वाला, है ना, काफी सारे जगह में आउटलेट ओपन हो रहा है, किसी को अगर CCD का भी चाहिए, CCD भी फिर से अपने आप को डेवलप किया है सर, बीच में इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कैफे कॉफी डे, है ना, इसका एक इंटरनेशनल मतलब कॉम्पिटिटर है स्टारबक्स, आप लोग नाम सुने होंगे। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब आप किसी का भी ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस का कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको उनको ऑफर करना है ना, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा। जब वो एग्रीमेंट एक लॉ में थ्रू से, एक लीगल पेपर के थ्रू से, गवर्नमेंट के घर में कुछ एग्रीमेंट का फीस जमा करके, कोई ड्यूटी जमा करके, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो मतलब दुनिया क्या जानेगा कि भाई इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दुनिया को बताना जरूरी है। अब दुनिया को कैसे बताओगे, चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बता सकते मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। ये कंपनी के साथ जो डील होगा ये गवर्नमेंट को पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार यहाँ पर आपके बीच में काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं सर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करके आपको कुछ रेवेन्यू जमा करना पड़ता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड हो जाते हैं। अदरवाइज एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, गवर्नमेंट के घर में अगर कोई ड्यूटी जमा नहीं होता है, ठीक है, तो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। एग्रीमेंट भी वैलिड होते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। या फिर एक सिंपल एक और भी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, मैंने मतलब जैसे हम लोग कोलकाता में भी बात करें ना सर, तो कोई कोई सर अलग स्टेट से आके कोलकाता में रहते हैं, है ना, PG वगैरह में रहते हैं, तो रेंट लेते हैं। तो आप अपने जहाँ भी पीजी को रेंट पे लेते हो, ठीक है, PG माने पेइंग गेस्ट, तो वहां पर आप PG वाले को ऑफर करते हो कि भाई मुझे, मैं पढ़ने आया हूँ, मुझे रहने का जगह चाहिए, तो PG का ओनर जो है वो आपका ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो आप वहां पर रह लेते हो, तो उसमें भी एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर में PG ओनर के साथ जो टेनेंट है उसका एक एग्रीमेंट बनता है, तो वहां पर भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अगर उसका भी एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, ज्यादातर केस में एग्रीमेंट बन के ही रह जाता है, लेकिन अगर कोई चाहे थोड़ा बड़े बड़े केस में ना, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रहते हैं, या फिर जिनको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा सरकारी जगह में उसका कुछ रेवेन्यू जमा कर दूंगा, थोड़ा ड्यूटी वगैरह पे कर दूंगा, तो वो एग्रीमेंट को वैलिड बना लेते हैं। तो एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए सरकारी घर में थोड़ा सा देना पड़ता है, नोटरी करना पड़ता है, ठीक है, तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा। मैंने आगे अगर कोई डिस्प्यूट होगा ना, कोई कोर्ट केस वगैरह आ जाता है, तो फिर आपको मतलब आपको सपोर्ट मिल सकता है, माने आपको क्यों, दोनों पार्टी को, माने जिनके बीच में, जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो ना, दोनों का एक पक्का जगह बन जाता है, ठीक है, ये सुविधा है सर।
किसी भी तरह का डिस्प्यूट से बच जाने का। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया, ठीक है, पीजी एग्रीमेंट का, माने पीजी माने रूम रेंट का बात कर रहा था। फिर मैं आपके साथ फ्रेंचाइज बिजनेस का, है ना। तो आप किसी भी तरह का बिजनेस डील पे जा सकते हो और हर डील्स पे आपको बदले में कुछ पे करना पड़ता है। ऐसे मैं देखता हूँ सर कि यहाँ पर मैं आपको एमबीए चाय वाला बता रहा था, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकली क्या चल रहा है। एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइज फीस, फ्रेंचाइज कॉस्ट, जस्ट एग्जांपल है। मेरे को कोई ऐसा चाय का दुकान तो अभी खोलना नहीं है सर लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसे एक चल रहा है, चाय सुट्टा बार भी एक चल रहा है, मैं सुन रहा था चाय सुट्टा बार, ठीक है। चाय सुट्टा बार आई थिंक इसका ही है, गेट ए फ्रेंचाइज, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये इसका फ्रेंचाइज भी है। आप यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लिए यहाँ पर अपना डिटेल्स भरोगे ना, तो कोटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आप अपना नाम वगैरह दे दो, फिर कोटेशंस वगैरह डालो, ठीक है। फिर वो आपको कोटेशन भेजेगा कि क्या दाम चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई खबर है क्या, हाउ मच डज इट कॉस्ट हिंदी चाय वाला, मोटा मोटी एक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 लाख, इंटीरियर फर्नीचर का 8.5 लाख, मशीनरी किचन इक्विपमेंट्स का 6.9 लाख, रॉ मटेरियल का 60,000। हिसाब लगा लो सर कितना हो रहा है, 8 6 14, 8 7 15, 20 लाख तो दिख ही रहा है सर, मतलब एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो ये 20 लाख क्या है, व्हाट इज दिस 20 लाख, दिस इज फ्रेंचाइज कॉस्ट ऑफ एमबीए चाय वाला, ठीक है। जो रेस्टोरेंट टाइप चाय चाय का दुकान है ना सर, उसका कम से कम 20 लाख का खर्चा करना पड़ेगा और बदले में एमबीए चाय वाला को फ्रेंचाइज फी देना है 5 लाख का। वो जो इंटीरियर फर्नीचर एक्सपेंस जो करेगा, उसका डिजाइन कॉन्सेप्ट, उसमें 8.5 लाख का चार्ज लेगा आपसे। मशीनरी किचन इक्विपमेंट में 6.9 लाख, रॉ मटेरियल वगैरह लेगा 60,000। एक बिजनेस डील हो रहा है, आप उनका गुडविल यूज करोगे, है ना। आपके दुकान में लोग आएगा, एमबीए चाय वाले के नाम सुन के आएगा, है ना। दोस्तों के साथ पार्टी करने आएगा, थोड़ा सा सुबह शाम चाय पिएगा। अच्छा, एक अलग ही स्वैग है सर, नो डाउट स्वैग तो है। क्या कहते हो सर, स्वैग है कि नहीं है ना। यूथ बड़ा पसंद करता है सर, अगर लोकेशन सही जगह पे चूज करते हो अच्छा चल जाता है, नो डाउट सर। बट हाँ, अगर लोकेशन सही नहीं हुआ या फिर कहीं कभार फेलियर भी हो सकता है, दैट्स डिफरेंट। मैं फेलियर का बात नहीं करना चाहता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको चाहिए अगर एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज, तो आप इनको ऑफर करोगे, बदले में ये अगर आपका ऑफर इनको सही लगा, आपका जो एरिया है उनको अगर ठीक लगता है कि भाई इस एरिया में अगर एमबीए चाय वाला का कोई ओपन शॉप ओपन होता है, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, ठीक है। तो वो सब कुछ चेक करके फिर जाके आपको फ्रेंचाइज देगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खोलोगे तो आपको दे देगा, क्योंकि उनका भी अपना कुछ कंडीशंस हो सकता है। ऐसे नॉट जस्ट एमबीए चाय वाला, आज एक जमाने में बहुत पॉपुलर चला था सर, आज भी चलता है। ये जो क्या एक केक शॉप है ना सर, केक शॉप वेस्ट बंगाल में बड़ा चलता है, ये एक्चुअली बॉम्बे बेस्ड है। क्या नाम है, मॉन्जिनीज, ठीक है। मॉन्जिनीज का केक शॉप, उसके बाद मिया मोरे, हाँ सर बहुत चला है, कोलकाता में तो बड़ा चला है इनका बिजनेस, मिया मोरे का फ्रेंचाइज लेके, सुने होगी नहीं आप लोग। हाँ, हाँ ये सब सर। जो सुना हो ना सर, वेरी गुड सर। सो सर, मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, ये कंसिडरेशन कहाँ से आ गया सर, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आपको अगर किसी का फ्रेंचाइज लेना है, तो अगर आप एमबीए चाय वाला का ही ले रहे हो, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो एमबीए चाय वाला का एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया, ठीक है। आई डोंट नो सर एग्जैक्ट है कि नहीं सर, गूगल हर चीज सही नहीं बताता है, वो तो एक रैंडम एल्गोरिदम चीज आपको उठा के देता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि गूगल आपको जो भी बता रहा हो सारा का सारा एकदम सही चीज दिखा रहा हूँ। वो तो अलग अलग लोग अपना वेबसाइट बना के रखा है, वेबसाइट से जो भी उनको बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो आपको शो कर रहा है। डजेंट मैटर कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। मतलब एक बार तो ऐसा था सर कि अगर कोई यूट्यूब गूगल में भिखारी सर्च करता था तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाता था, ठीक है। वो पाकिस्तान हर जगह में जाके थोड़ा अपना फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए मांगता है ना, तो भिखारी टाइप करने से इमरान खान आ जाता था। पाकिस्तानी लोग बड़ा गुस्सा हो गया था सर। सो ये सब, तो इसका मतलब क्या सच में इमरान खान भिखारी है सर। तो गूगल में कोई अपने पेज में ऐसा शायद लिख दिया है कि इमरान खान इज भिखारी, तो फिर वो एल्गोरिदमिकली फिट होके ऐसा हो रहा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने एल्गोरिदम करके ऐसे लिख के रखा था कि अगलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अगलीस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो किसी ने अपने पेज में बताया था कि उनको सबसे अगलीस्ट लैंग्वेज लगा कन्नड़, माने कर्नाटका का लैंग्वेज। तो लेकिन सर ऐसा कोई बात नहीं है,
हर लैंग्वेज का अपना एक हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या, आप अगर गूगल करके देखोगे कि अगलीस्ट लैंग्वेज में कन्नड़ आ रहा है, तो क्या सच में कन्नड़ अगलीस्ट है? नॉट लाइक दैट। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज बंगाली, तो ये एक आम कॉन्सेप्ट है, इसका कोई गवर्नमेंट थप्पा नहीं है कि स्वीटेस्ट लैंग्वेज बंगाली है। बट ठीक है, दुनिया में लोग बंगाली लैंग्वेज बोलने वाला संख्या बहुत है, और वो सच में बंगालीज का जो लैंग्वेज का टोन है उसमें आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा स्वीटनेस है। मतलब जैसे पंजाबी लोग बोलते हैं, जैसे दहाड़ते हैं, दिल का अच्छा होता है बहुत, बट बोलने का तरीका, हाँ इत्थे अट्ठे ऐसा करके बोलते हैं ना, जैसे मैंने लगता है कि कोई मारेगा, लेकिन वो प्यार से ही बोलते हैं। लेकिन बंगाली लैंग्वेज में हर बात को अगर डांटेगा भी तो ऐसा लगता है कि प्यार कर रहा है। सीरियसली ये दुनिया में देखा गया है। लेकिन वो अगलीस्ट लैंग्वेज में कन्नड़ दिखा आ गया। अब कन्नड़ का जो लोग है उनको कन्नड़, जैसे बंगाल के लोगों को लोग बंगाली बोलते हैं, कन्नड़ वाले अपने आप को कन्नड़ दिखा बोलते हैं, तो उनको बड़ा जलन हुआ। और गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में कर्नाटका में ही है, बैंगलोर में। बोला भाई हमारे यहाँ पर हेडक्वार्टर बना बना के हमारा ही लैंग्वेज को तुम, फिर गूगल बोला देखिए ये सब हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, ये तो एल्गोरिदम बताते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है, कि गूगल जो भी बता रहा है सब एकदम सच्चा है, ऐसा नहीं है। जो भी हो चलो छोड़ो सर, ये सब बाहर का ज्ञान क्या करोगे सर, माथा खराब हो जाएगा। तो मैं कंसिडरेशंस के बारे में जो बताने का कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। जैसे आज के डेट में अगर किसी को एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज लेना है, तो एमबीए चाय वाला अपना गुडविल यूज करने देगा, अपना राइट यूज करने देगा, अपना गुड मतलब बिजनेस मॉडल यूज करने देगा, वो उसका कंसिडरेशन है। आपको लेना है तो 20 लाख आप दे रहे हो, तो वो आपका आपका मतलब उसका कंसिडरेशन है। बात को समझे कि नहीं? 20 लाख आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो दिस इज योर कंसिडरेशन। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? 20 लाख आप पे कर यस रहे हो, सर। है ना, 20 लाख आप पे कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज, ठीक है। एमबीए चाय वाले को क्या मिल रहा है? दो पार्टी इसमें है, एक आप माने, ठीक है, किसका नाम लिया जाए, चलो मिस्टर तुषार, ओके तुषार यस सर बोला तो तुषार का ही नाम ले लिया। मिस्टर तुषार एक तरफ है, दूसरी तरफ एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी। तो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी अगर तुषार को लेना है, तो तुषार को 20 लाख एमबीए चाय वाला को देना है। दिस इज द कंसिडरेशन फॉर एमबीए चाय वाला। और तुषार का कंसिडरेशन है एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल। दिस इज द तुषार कंसिडरेशन। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। मतलब मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसमें मेरा कंसिडरेशन क्या है? हाँ सर, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ इसमें मेरा कंसिडरेशन क्या है? कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए, इसी में मेरा खुशी है, ठीक है, इसी में मेरा शांति है, ठीक है, दिल को दिमाग को शांति मिलता है कि हाँ भाई बच्चा लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों का कंसिडरेशन क्या है? आप लोगों का कंसिडरेशन कि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। सर ये क्या बात हुआ? हाँ सर ये भी ऐसा ही है, लेकिन कंसिडरेशन नॉर्मली मॉनेटरी होना चाहिए, है ना। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं फीस लेता हूँ, है ना, तो आप पढ़ने आते हो, मैं फीस देता हूँ, तो मेरा कंसिडरेशन फीस है, आपका कंसिडरेशन नॉलेज है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखता है, बदले में आप उनको फीस देते हो, ठीक है, वो आपका मेडिकल चेकअप करके देते हैं, तो आप डॉक्टर को एक फीस देते हो। तो डॉक्टर का फीस उसका कंसिडरेशन है, आपका हेल्थ चेकअप आपका कंसिडरेशन है। हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो सर। दुकानदार से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, प्रोडक्ट आपका कंसिडरेशन हुआ, दुकानदार को जो आपने पेमेंट किया वो दुकानदार का कंसिडरेशन हुआ। रिक्शा में चढ़े, रिक्शा वाले को आपने पेमेंट किया, रिक्शा वाले का भाड़ा जो है वो उसका कंसिडरेशन है, आपने रिक्शा करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा, दैट इज योर कंसिडरेशन। ऐसे है, आप हजारों लाखों एग्जाम्पल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैंने बिना कंसिडरेशन का दुनिया में कुछ भी नहीं होता है रे बाबा, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने लास्ट दिन आप लोगों को समझाया भी था और बताया भी था। लेकिन सर आज क्या बताना है? फिर सर आज भी बताना है। लास्ट दिन मैं आपको, अच्छा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था सर, मैंने एक लैटिन फ्रेज, लैटिन माने, इसके बारे में भी मैं बताया था आपको। लॉ के अंदर एज वेल एज बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको देखने को मिल सकता है, बीच बीच में ना ऐसे लैटिन फ्रेज मिलेगा, ठीक है। कोई लातीन बोलता है, कोई लैटिन बोलता है, जो भी बोलो आप, ठीक है। तो लैटिन फ्रेज क्या है सर? रोम का जो लैंग्वेज है उसको लैटिन बोला जाता है,
रोम माने यूरोप का, जो पुराने जमाने में चलता था। आजकल क्या हो गया, इटली, ठीक है, जो आज का इताली है सर, ठीक है, आज का जो इटली है उसका पुराना नाम रोम है। आज भी रोम है, ऐसा नहीं कि रोम नहीं है, हिस्टोरिकल सिटी है, कैपिटल सिटी भी है, लेकिन पुराने जमाने में उसको रोम कहा जाता था। तो रोमन एरिया का जो ओल्ड लैंग्वेज है उसको इटली लैटिन कहा जाता है। तो सर आप बोलोगे सर इसके साथ यहाँ क्यों रोमन लैंग्वेज है? क्योंकि सर यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसमें लैटिन लैंग्वेज का काफी इफेक्ट है, प्रभाव है। तो इसीलिए इंग्लिश वाले लोग अपना लॉ लिखते लिखते इस तरह का लॉ का यूज किया है, मैंने लॉ में उस पर्टिकुलर रोमन कॉन्सेप्ट कई बार आया है सर। तो बीच बीच में आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब जैसे इंग्लिश लोगों ने लिखा है उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर आया है, क्योंकि वो लोग इंडिया में 200 साल क्या किया, अपना शासन चलाया। तो जाने के बाद क्या मिला इंडियंस को, क्या पता नहीं मिला क्या, लेकिन एक चीज जबरदस्ती हो गया कि हम लोग अपना भाषा छोड़ छाड़ के, ठीक है, जैसे होता है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के पीछे भागना, हम लोग का भी वैसा हालत हो गया था। अभी भी थोड़ा सा हम लोग बेहतर हुए हैं पहले से, इतना लोगों को समझ आ रहा है कि इंग्लिश इज नेसेसिटी, बट इंग्लिश इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, जरूरत है कम्युनिकेशंस के लिए, बट एक जमाने में ऐसा सोच हो गया था लोगों का कि बिना इंग्लिश जाने शायद दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी को रॉकेट उड़ाना है, चंद्रयान उड़ाना है, तो बस साइंस का नॉलेज चाहिए सर। आपको इंग्लिश भाषा मतलब आए ना आए डजेंट मैटर, ठीक है, बट हाँ अगर आपको आता है इट विल हेल्प यू। तो जो भी हो, लेकिन बात ऐसा है कि अंग्रेज तो चले गए बट हमें ये देके गए। अब हम लोग इसको लेके मारपीट कर रहे हैं। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ रहे हैं उनको ठीक है, जो नहीं पढ़ा उनको चिंता में हो जा रहा है, सर लॉ कैसे पढ़े, है ना। अभी भी हमारे देश में 80% स्टूडेंट तो वार्नाकुलर स्टूडेंट्स ही ज्यादा है सर। गांव का बला मतलब बच्चा जो लोग है सभी नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, और सिर्फ इंग्लिश के कारण उनको लगता है कि शायद हायर एजुकेशन हम लोग नहीं ले सकते, शायद हम लोग टॉप लेवल एजुकेशन को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा बात है नहीं। अब इंग्लिश के चक्कर में इनको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मतलब बुद्धिमान टैलेंटेड बहुत सारे हैं, लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा सबको ग्रिप करना है। अब मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, जो मैं फील करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। जो भी हो, इंग्लिश के बीच में आपको लैटिन भी सीखना पड़ेगा, हल्का हल्का। नहीं सीखना नहीं है, जस्ट बीच बीच में थोड़ा बता दिया उसको, एक बार रीड करना है। जैसे कंसिडरेशन के अंदर जो क्विड प्रोको बोला है ना सर, क्विड प्रोको माने समथिंग इन रिटर्न। ठीक जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आप कहीं पर कुछ पेमेंट करते हो, बदले में कुछ लेते हो, तो दैट इज योर क्विड प्रोको। आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। ठीक है, आप ऑटो वाले भाई भाई साहब को बोलते हो कि भैया मेरे को उल्टाडांगा छोड़ दो, है ना, मुझे सियालदा छोड़ दो, मुझे हावड़ा छोड़ दो, बदले में आप उनको पेमेंट करते हो, दिस इज क्विड प्रोको। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, गिव एंड टेक पॉलिसी, having a double aspects of a benefit to the promiser and detriment to the promisee. It has been really understood to the sense of some detriment as envisaged by English law in this unit. तो ये मैंने लास्ट दिन में आपको बता चुका था आज, और इसको मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो फिर इतना देर से क्या बता रहे थे सर? वही लास्ट क्लास को थोड़ा सा हल्का सा कनेक्शंस। तो मीनिंग डेफिनेशंस हो चुका है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशंस हो चुका है, रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नोट कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने बात कर चुका हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस। सर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है? सर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है लॉ। सर लॉ मोर स्पेसिफिकली बोलो तो रूल्स, ठीक है, रूल्स माने डॉक्ट्रिन, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि नॉर्मली कॉन्सिडरेशंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। व्हाट इज कॉन्सिडरेशंस, ठीक है, कॉन्सिडरेशंस का डेफिनेशंस। अरे हो चुका था कि नहीं हो चुका, हुआ था? क्या कहते हो आप लोग? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये सब पॉइंट मैंने बताया था लास्ट क्लास में। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, चेन्नई वर्सेस रमाया केस, कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, बोला था? यस और नो? Yes, sir. यस सर। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी, है ना।
कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें शायद एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, विक्टोरिया बेचने वाला एग्जाम्पल दिया था। हाँ ऐसे था सर। ओके अच्छा, फिर शुड बाय ये थर्ड पार्टी के बारे में मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हाँ इसमें भी काफी डिटेल्स बोला था कि नहीं बोला था, नहीं बोला था ये वाला। चलो बता देते हैं। आज मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। एक बताऊंगा सर शुड बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, माने केस कर सकता है कि नहीं कर सकते। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये बताया था सर स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में, किसी को याद नहीं है क्या? नहीं बताया था? अरे बोलो ना। नहीं सर, तो नहीं हुआ। बस वही तो पूछ रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हो आप तो। अच्छा और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, दैट इज वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। माने नॉर्मली क्या है सर, बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट देयर मे बी सम केसेस, देयर मे बी सर्टेन केसेस जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको सेक्शन 25 कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कई कबार मिल ही जाता है सर। तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा घुमा हुआ क्वेश्चन होते हैं सर, जिसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं। इसका थोड़ा डिटेल्स आपको नॉलेज गैदर करना होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं आखिर ये कहाँ तक हम लोग पहुंच पाते हैं। तो मैं जस्ट अभी लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब जहां से मैंने खत्म किया था उसके बाद से। तो दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशंस फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। ये मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी कंसिडरेशन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है। इसके ऊपर मैंने आपको एक केस बताया था, वो क्या नाम था रे, जिसमें वो अपनी भांजी के साथ, साउथ इंडियन था केस का, क्या नाम था? मैंने, एक माँ ने अपने बेटी को बोला, एक माँ ने अपने बेटी को बोला था ना कि भाई तुमको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ बट इसके इसके भाग से तुमको तुम्हारे मामा को भी मिलेगा। कौन सा केस था, याद है किसी को? वर्सेस रमाया। चिन्नाया वर्सेस रमाया। अरे वेरी गुड सर। तो वहां पर देखा था किस तरह से जो कंसिडरेशंस है वो थर्ड पार्टी के लिए भी मूव करता है ना। तो दो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 द कंसिडरेशंस फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ए पर्सन हु इज पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्टी है वही केस सू कर सकता है। लेकिन आपने वहां पर देखा था मामा जी मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने सू कर दिया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ पूरा, आप ध्यान से देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अ वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक्चुअली वो जो था वो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ होता है सर, ठीक है। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रहे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होता है क्या? एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है, पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू, ठीक है, मैंने पी को क्यू से कुछ पैसा मिलेगा। सेल्स इज प्रॉपर्टी टू आर, क्या कर रहा है सर, अपना प्रॉपर्टी आर को बेच रहा है। पी हु इज इंडेप्टेड टू क्यू सेल्स इज प्रॉपर्टी टू आर एंड आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेप्ट अमाउंट टू क्यू। आर प्रॉमिस कर रहा है, आर प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना डेप्ट क्यू को चुकता कर देगा। If R fails to pay, then in such a situation, Q has no right to sue and R is a stranger to a contract. सर माने कुछ समझ में आया? हाँ सर। मैंने बेसिकली यहाँ पर तीन पार्टी है सर, यहाँ पर कौन है, P है, Q है एंड R है। P जो है सर उसको Q को कुछ देना है, P who is indebted to Q, ठीक है। लेकिन P जो है वो अपना प्रॉपर्टी R को बेच रहा है।
पी अपना प्रॉपर्टी आर को बेच रहा है एंड आर प्रॉमिस कर रहा है कि टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू, वो क्यू को पेमेंट कर देगा जो पी का बाकी है। से फॉर एग्जाम्पल पी को क्यू को देना है मानो 10 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब पी क्या कर रहा है, अपना कोई प्रॉपर्टी है वो आर को बेच रहा है मानो 15 लाख में। अब आर बोल रहे ठीक है तुम मेरे को 15 लाख में प्रॉपर्टी बेचो, ठीक है, या फिर क्या हुआ यहाँ पर पी हु इज इन क्यू सेल्स इज प्रॉपर्टी टू आर एंड आर प्रॉमिस कर रहा है टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू। ठीक है, मैंने बेसिकली ये जो पेमेंट है ना, इस पेमेंट का पार्ट 15 लाख से 10 लाख आर क्यू को दे देगा, आर क्यू को दे देगा। लेकिन अगर आर फेल कर जाता है देन इन सच ए सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू शो। अगर आर फेल कर जाता है क्यू हैज नो राइट टू शो एज आर इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्यू को अगर केस करना है वो पी को ही कर सकता है, वो आर को नहीं कर सकता, क्योंकि क्यू जो है उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट पी के साथ ही हुआ है, आर के साथ नहीं हुआ है। तो आर कौन बन गया सर, आर यहाँ पर क्यू के लिए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्टी नहीं है। तो अगर आर क्यू को पेमेंट करने में फेलियर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्यू का कोई राइट ही नहीं है कि वो आर के अगेंस्ट में केस करे कोर्ट में कि भाई आर ने मेरे को पैसा नहीं दिया। अगर क्यू को केस करना ही वो पी के अगेंस्ट में कर सकता है जो मेन पार्टी है। बात कुछ समझ में आया? बड़ी सिंपल है ना। बोलो सर, क्या केस समझ में आया? ये पी क्यू एंड आर के बीच में क्या हुआ है ये आपको, आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर, बोलो बोलो, अगर हाँ बोलोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्रिश, तुषार, रौनक, मानसी, समझ में आया ना? यस सर। यस सर। मोनिका, सभी को पूछ रहा हूँ। सो सर एक बार बोलो ना सर। अरे बार बोल ओके। सर पी क्यू एंड आर के बीच में एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है सर। पी हु इज इंडेटेड टू क्यू, मैंने पी को एक्चुअली क्यू को कुछ पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर पी क्या कर रहा है, वो अपना प्रॉपर्टी आर को बेच रहा है सर। और आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेट अमाउंट टू क्यू। किसको प्रॉमिस कर रहा है? पी को प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कि ठीक है तुम्हारा जो बाकी अमाउंट है क्यू के पास वो मैं पे कर दूंगा। तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया कि पी अगर आर को कोई प्रॉपर्टी 15 लाख में बेच रहा है तो आर ये 15 लाख पी को देना चाहिए था, लेकिन से फॉर एग्जांपल एक्चुअली यही अमाउंट पी के पास भी क्यू का बाकी था। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पी जब आर को प्रॉपर्टी बेच रहा है ना तो पी को 15 लाख रिटर्न में देगा, लेकिन आर यहां पर बोल रहे ठीक है मैं काम करूंगा, मैं क्यू को दे दूंगा, ठीक है, मैं क्यू को दे दूंगा तुम्हारा जो बाकी अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 15 लाख। लेकिन यहां पर बता रहा है इफ आर फेल्स टू पे, अगर आर ये 15 लाख क्यू को नहीं देता है तो क्या आर क्यू के अगेंस्ट में, माने क्यू आर के अगेंस्ट में केस कर सकता है? द आंसर इज नो। बात समझ में आया? सू करना माने कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस करना। बुझा गया रौनक? बोल। यस सर, बुझते पारलाम। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर क्यू के पास क्यू राइट नहीं है आर के अगेंस्ट में केस करने का, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट तो पी के साथ क्यू का है। किसको कौन पेमेंट करेगा? क्यू, पी क्यू को पेमेंट करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा था तो फेल हो गया ऐसे केस, क्योंकि आर तो मेन पार्टी है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट का। जब क्यू पी के साथ क्यू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब क्या आर मेन पार्टी था सर? ऑब्वियसली ना। अगर पी क्यू को 10 लाख देने वाला था और बाद में जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि आर क्यू को पेमेंट कर देगा घर बेचने का पैसा जो है, लेकिन आर फेल कर गया, तो क्यू आर के अगेंस्ट में केस करेगा या क्यू जो है वो पी के अगेंस्ट में केस करेगा? क्योंकि क्यू इज पी इज द मेन पार्टी, आर इज नॉट द मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर क्यू के लिए आर कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर माने
स्ट्रेंजर मैंने क्या, अननोन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए अननोन है ना। अननोन इसलिए है क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्टी है ही नहीं। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि द aforesaid rule that stranger to a contract cannot sue is known as doctrine of privity of contract, is however subject to certain exceptions. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases. समझ में आ रहा है? ये जो मैं आपको अभी समझाया, यानी स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता, that stranger to a contract cannot sue is known as a doctrine of privity of contract. ये जो stranger to a contract केस नहीं कर सकता, इसको doctrine of privity of contract कहते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहां पर स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। एग्जाम्पल दो सर। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trust, between the settler and the trustee. now आप बोलोगे सर ये ट्रस्ट कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ट्रस्टी कौन है? सर यहाँ पर बात है कि ट्रस्ट समझते हो ना, जहां पर कोई किसी का विश्वास के साथ अपना सेवा देता है, जैसे नॉर्मली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल समझते हो, चैरिटेबल या सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जैसे आप लोग उसको जैसे बंगाली में होता है ना अनाथ आश्रम, क्या बोलते हो अनाथ आश्रम को इंग्लिश में? चाइल्ड ऑर्फनेज ना। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको एक मैं ऑर्फन का जो होता है ना, मतलब जिनका कोई ऐसे पेरेंट्सलेस बच्चे लोग, ठीक है, हमारे समाज में बहुत सारा खराबी है, उसका एक हिस्सा ये भी है। अब बड़ा देश है सर, काफी सारा कुछ देखने को मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल ये जो चिल्ड्रन ऑर्फनेज है, ठीक है, अब चिल्ड्रन ऑर्फनेज में ये जो बच्चा लोग हैं, ये इसके पास ये लोग थोड़ी इनकम करता है, तो अब इस बात है कि कोई ट्रस्ट होगा, है ना, जो इनको चलाते हैं। तो जो ट्रस्ट चलाता है सर, वो जो पैसा लेता है, सपोज से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर क्या नाम दो, मिस्टर सी, ठीक है, वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जहां पर वो ऐसे ऑर्फनेज बच्चे को देखभाल करते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट इनको काफी सारे लोग डोनेशन देते हैं। चैरिटी कैसे चलता है सर, चैरिटेबल काम है ना, बहुत नेक काम है, लेकिन इनको डोनेशन मिलता होगा। अब इनको जो डोनेशन मिलता है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है ना, काफी सारे लोग हैं सर हमारे समाज में डोनेशन करते हैं, सीरियसली करते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, डोनेशन करते हैं हमारे देश में। दान, वो तो बोलते हैं ना ऐसे, दान पुण्य करना चाहिए, ये सर दान पुण्य करना चाहिए, अपने अपने हिसाब से दान करना चाहिए, ठीक है। और दान करके दुनिया को चिल्ला के ये बताना नहीं कि मैंने दान किया, हाँ, डोनेशन करके चिल्ला के बताना है क्या? वही तो प्रॉब्लम है कि जब दान करने का इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आता, तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताते कि देखो मैंने दान किया। उस वो दान दान नहीं होता है। जो भी हो, आप अपना अच्छा काम करो। होता है सर, एक एंटीना है कहीं तो है जो देखता है कि आप नेक रास्ते में चलोगे ना, बोलता है कि नेकी पे चलना रे बंदे, ठीक है। वो जो ऊपर वाला है ना, वो देख लेता है कि कौन नेक रास्ते पे है और कौन खराब रास्ते पे है, उसके ऊपर फल मिल जाता है सर। ये आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाएगा, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। लेकिन उसी को पता चलता है जो एक्सपीरियंस करना चाहता है या तो समझ बताता है। तो पॉइंट इज दैट ये ट्रस्ट जो चल रहा है, मिस्टर सी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये ट्रस्ट है। इसका जो बेनिफिशियरी है वो ये है, मानो कोई मिस्टर ए है जो इनको डोनेशन दे रहा है। तो जब डोनेशन दे रहा है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? मिस्टर ए के साथ मिस्टर सी का हो रहा है ना। लेकिन जिसका बेनिफिट बच्चे लोगों को है,
नाउ पॉइंट इज दैट अगर किसी कारण से मिस्टर ए ने मिस्टर सी को कोई अमाउंट देने का बात किया और नहीं दिया, तो मिस्टर सी अगर क्लेम वो तो कर सकता ही है, लेकिन बच्चे लोग भी क्लेम कर सकता है अगर उनको कहीं से कुछ अमाउंट मिलने वाला है, जैसे सरकारी ग्रांट मिलता है। मेरा जहाँ नेटिव है सर, वहां पर ना एक ऑर्फेनेज है सर, सरकारी ऑर्फेनेज है, सिस्टर नहीं सर कुछ ऐसा है, मानिक पाड़ा बोल के है, मानिक पाड़ा निवेदिता ऑर्फेनेज ही है। ठीक है, ये मेरा नेटिव में है, बचपन से देखता हूँ यहाँ पर, लेकिन सरकारी है, कुछ कर्म मंदिर ऐसा कुछ नाम से है। तो सरकार यहाँ पर ना काफी पैसा खर्चा करते हैं ये है सर। ठीक है, रिसेंटली कुछ फॉरेनर्स ने, ये देखो सर, 3 साल का एक बच्चे को अभी रिसेंटली अडॉप्ट करके लेके गया। इनको ना एक जंगल से मिला था, ये सच्चा का घटना है सर। ये रिसेंटली एक्चुअली मेरे घर के सामने ही है, मतलब मेरा नेटिव जहाँ पर है वहाँ का। ठीक है, रिसेंटली एक यूएस फॉरेनर, देख पा रहे सर आप लोग? हाँ सर, कुछ यूएस फॉरेनर लोग आया और 3 साल का जो बच्ची है उनको अडॉप्ट करके लेके गया। तो ये जो बड़ा सा ट्रस्ट चलता है ना, इसको सरकार से पैसा मिलता है। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, दीवार पे लिखा है देखो, क्राइडल बेबी रिसेप्शन सेंटर। क्या करते हैं यहाँ पर ना, एक जगह है सर रखने का। कोई भी ना, अगर किसी को रास्ते में कोई बच्चा पड़ा हुआ मिल जाता है जंगल में या कहीं पर भी, तो क्या करते हैं यहाँ पर जमा करके चले जाते हैं। एक लेडी थे सुधा मैम बोल के कोई है, अभी नहीं है, उनका डेथ हो गया, उन्होंने बनाया था। तो उसके बाद अभी ट्रस्ट बोर्ड है, सरकारी है, प्रेसिडेंट से काफी पैसा मिलता है, प्रेसिडेंट बोर्ड से, मैंने वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रस्ट में जिनके साथ ट्रस्ट का कनेक्शन है, ये झारग्राम में था सर। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा इतना था कि इन केस ऑफ ट्रस्ट, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा लोग किसी के साथ, ऑर्फेनेज बच्चा लोग जो है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि भाई मेरा पैसा दो या फिर मेरे लिए ही तो आपका चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको राइट है सर, वो क्लेम कर सकता है। मैंने ये एक्सेप्शंस हो गया। नॉर्मली स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, इन अदर वर्ड्स इवन ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स ए क्लेम इन द फॉलोइंग केसेस, स्पेशली इन केस ऑफ बेनिफिशियरी, इन केस ऑफ ट्रस्ट। अब बेनिफिशियरी मतलब जिसके बेनिफिट में था, अगर उनके बेनिफिट में यूज नहीं हो रहा है तो उनके पास राइट आता है। कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आया? हेलो, अब इस तरह का कोई भी केस देख सकते हो। मैंने आपको एक ऑर्फनेज का केस बताया, बट ऐसा कोई भी सिचुएशंस हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी है जिनके कारण ट्रस्ट चलता है, जैसे मंदिर मस्जिद का जो ट्रस्ट होता है, मंदिर मस्जिद चार्च का, वहां पर भी जो चार्च का जो डोनेशन होता है या मंदिर में जो डोनेशन दिया जाता है, वो किसके लिए है सर? वो मंदिर के लिए है, भक्तों के लिए है। ठीक है, अब कोई अगर उस पर्टिकुलर पैसा को गलत तरीके से यूज करे, तो उसमें जो बेनिफिशियरी है ना, जो भक्त है मंदिर मस्जिद में, कौन होते हैं? मतलब डिवोटीज होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो डिवोटीज जिनको जो जो श्रद्धालु बोलते हैं ना, तो वो उनका बेनिफिट लेते हैं। तो अगर उनको उनके साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट अगर किसी के साथ किसी भी तरह का फेलियरिटी हो रहा है, तो वो जो डिवोटी है या मैंने जिसके बेनिफिट में दिया गया था वो पैसा, वो क्लेम कर सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो सर। हेलो, ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? मैंने एक्चुअली एक्सेप्शंस हो Yes, गया sir. सर, एक्सेप्शंस हो गया। ठीक है, कि नॉर्मली स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्टी नहीं है, वो केस नहीं कर सकता, लेकिन देयर मे बी ए सिचुएशंस जहां आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, द मेंबर ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट में एनफोर्स द एग्रीमेंट। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, टू ब्रदर एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे एन अलाउंस 20,000 टू मदर। ठीक है, ऑन पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया ये सब बातें कि टोटल प्रॉपर्टी है फैमिली का, दो भाई अलग हो रहा है ना? हम लोग गाना सुने थे, दो दिल मिल रहे हैं मगर क्या बोलते हैं, चुपके चुपके। बट यहाँ पर आजकल क्या है ना, दो फैमिली अलग हो रहा है। ठीक है, और सबको चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करते हैं ना। प्यार मोहब्बत का जमाना चला गया, सब दिखावा हो गया सर, अभी सिर्फ पार्टीशन का जमाना चल रहा है। देश पार्टीशन हो गया,
होगा तो जरूर ना, क्योंकि घर ही पार्टीशन है, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहते, सब अलग। झगड़ा झाटी, मेरा 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 करते करते कहाँ तक जाएंगे पता नहीं सर। एक फैमिली का बात नहीं है सर, क्या बताऊं आपको, छोड़ो। सो टू ब्रदर्स एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे एन अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर। अपने माँ को 20,000 करके देने का वादा कर रहा है ऑन पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट लैटर दे डिनाइड टू अबाइड बाई इट। बाद में बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो उनका माँ जो है, क्या माँ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? माँ यहाँ पर कोई नहीं था सर, दो भाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जब प्रॉपर्टी डिवाइडेशन हो रहा है तब एक्स एंड वाई के बीच में ये चल रहा है कि ठीक है, कोई एक भाई बोल रहे कि 20,000 करके अलाउंस माँ को दिया जाएगा। बट लेटर दे डिनाइड, दोनों ही शायद डिनाइड कर रहे हैं या कोई एक डिनाई कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। माँ का जो 20,000 का अलाउंस है, जो माँ का खर्चा है जीने मरने का, सर मरने का खर्चा, हाँ सर। वैसा जीना क्या जीना सर, वो मरने के बराबर है। जो भी हो, जीने मरने का माँ का खर्चा 20,000 का। बट लेटर दे डिनाइड टू अवॉइड इट, held their mother, although stranger to a contract, can require their sons for such allowance in the court of law। माँ यहाँ पर कोई नहीं था, पर माँ जो है वो अपना क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके कि मेरा बच्चा लोग प्रॉपर्टी अलग कर लिया, मुझे 20,000 देने का वादा किया था, मेरे जीने मरने का खर्चा मैंने फॉर हर मेंटेनेंस, बट ये लोग अभी देने के लिए मना कर रहे हैं, तो मेरा हिस्सा का क्या करें? ये चक्कर है ना सर पार्टीशन। इसको लेके अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आपको अगर ये सब चीजों में नॉलेज गैदर करना है, जो आप लोगों के सिलेबस पे तो नहीं है सर, सीएमए के सिलेबस में ये सब नहीं है। उसके लिए आपको एलएलबी का लॉ पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रॉपर्टी लॉ होता है, पार्टीशन सूट वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये सब बहुत पॉपुलर केसेस हैं, जो लोग लॉ का प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन यही सब मामला संभालते हैं, ठीक है। और क्या बताया आपको, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जा सकते, जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल था कि स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट क्या केस कर सकता है। जैसे माँ कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं था, लेकिन माँ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता है कोर्ट में कि उनका जो अलाउंसेस है वो उनको मिलना चाहिए। आई होप क्लियर। हेलो, बोलो सर। यस Yes, सर। sir. इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज में भी कॉन्ट्रैक्ट, चलो ये भी एक दिन आ गया सर। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये साउंड इज नॉट गुड, बट क्या करें, दुनिया बदल गया है सर। स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, मैं आपको जेन्युइन फैक्ट बताता हूँ। अगर आप कभी भी भारत का जो ओरिजिनल नियम है सर, जो भारत के मिट्टी से बना हुआ नियम है, बाद में सर भारत में ना बाहर के बहुत सारे नियम कानून आया है सर, बाहर के लोग यहाँ पर आके रूल किया है, तो बाहर का बहुत सारा नियम आजकल भारत का नियम बन गया है। बट जो इंडियन रूल्स रेगुलेशन है, इसके लिए आपको इंडिया का जो पुराना स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, वो पढ़ना चाहिए। आप अगर पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कि शादी हमारे देश में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसको हमेशा एक प्योर, वो बोलते हैं ना, एक गाना है हिंदी में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ठीक है, जन्मों का नाता है, 7 जन्म का, ये सब मूवीज में भी दिखाते हैं, बट इतना सारा चीज स्क्रिप्चर्स में इस तरह से नहीं लिखा गया। इट्स अ प्योरिटी है, माने शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ ये सब ब्रिटिश सिस्टम, यूरोपियन सिस्टम आ गया सर हमारे देश में, और वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारे देश में आजकल शादी वगैरह भी ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया है। इसलिए लोग शादी करने से पहले, मतलब शादी पहले बाद में हो फर्क नहीं पड़ता, पहले रजिस्ट्री कर लेते हैं, पहले रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं। क्यों? उसमें क्या है ना, कानूनन प्रूव हो जाएगा कि हस्बैंड वाइफ हो गया। अब क्या चक्कर है, अगर मैं लड़की लोगों का अगर जो इनसिक्योरिटी होता है, इनसिक्योरिटी किस बात का, अगर धोखा दे दिया तो फिर प्रॉपर्टी में क्लेम तो मिलेगा, ठीक है। लड़का का चक्कर क्या है, वो यहाँ पर लड़का का चक्कर ये हो सकता है कि वो डिच नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं, कई बार ऐसे होते हैं, लड़का लोग भी कुछ कम नहीं है, वो बाद में ना कर सकता है कि नहीं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, रिश्ता ही नहीं था। तो बहुत सारे चीज आ चुका है, मतलब कोई कम नहीं है, ठीक है, जो भी हो, सब करेंट मॉडल के साथ। लेकिन सर
जो भी हो, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताया। चाहो तो आप पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हो। सर सीए का किताब, सीएमए का किताब पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जा रहा है, आप बोल रहे हो पुराना स्क्रिप्चर्स पढ़ने, आप पागल हो। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, प्रोविजंस में बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, ही मे फाइल द सूट दो ही इज नॉट ए पार्टी टू द एग्रीमेंट। क्या बात करना चाहता है? मिस्टर एक्स वाइफ deserted him for ill treating her। ठीक है, ill treating माने मारपीट होता है ना। मिस्टर एक्स promised his wife father, मिस्टर एक्स promised कर रहा है अपने बीबी के पापा को, माने ससुर जी को, है ना, समझ रहे हो ना, ससुर जी को प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर पुरी, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्ली, माने वो उसके बेटी को अच्छे से रखेंगे, जैसे कि एक लड़का का ये कर्तव्य होता है सर, इट्स रियली अ ड्यूटी ऑफ अ मैन। ठीक है, ट्रीट हर प्रॉपर्ली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस। अगर वो अच्छे से नहीं रखेगा तो उनका जो बीवी है वो अलग रहेगा, माने मिस्टर पुरी का बेटी जो है वो अलग रहेगा, लेकिन बदले में मिस्टर एक्स को उनको पेमेंट करना पड़ेगा, मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। बट ये वादा तो मतलब ये प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर से प्रॉमिस भूल गया, माने मिस्टर एक्स का दोष है कहीं ना कहीं, वो अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बना पाया, एक औरत को उसका जो सम्मान है वो नहीं दे पाते। ठीक है, फिर से गलत बोल देते हैं, इल ट्रीट करते हैं। तो शी वाज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड। कौन? मिस्टर एक्स वाइफ। ठीक है, मिसेस एक्स। शी हैज ऑल राइट टू शो मिस्टर एक्स, इनके पास पूरा राइट है, वो मिस्टर एक्स को कोर्ट में लेके जा सकता है, उनके अगेंस्ट में केस कर सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो अलग रहेंगे और उनको मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली अलाउंस देने का, ये मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर पुरी का हुआ है। मिस्टर एक्स मिस्टर पुरी को प्रॉमिस किया है कि अगर वो उसके बेटी को अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसका बेटी अलग रहेगा, और इन दैट केस मिस्टर पुरी, सॉरी मिस्टर एक्स, मिस्टर पुरी का जो डॉटर है, मिस्टर पुरी का डॉटर माने मिस्टर एक्स का अपना बीबी। लेकिन अपने बीबी को कौन मारता है भाई, कौन डांटता है, कौन फालतू का चिल्लाते हैं? नॉर्मल मियाँ बीबी का झगड़ा तो अलग बात है सर, तो प्यार का झगड़ा है, वो फैमिली में चलता रहता है। लेकिन इल ट्रीट माने टॉर्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, टॉर्चर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, और जो मियाँ बीबी का झगड़ा होता है ना, वो देखो जैसे प्यार होते हैं, मोहब्बत होते हैं, झगड़ा भी होना चाहिए, है ना, मान अभिमान बहुत कुछ होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो सब चलता है। लेकिन टॉर्चर कौन करेगा? जो मेंटली जिसका दिमाग खराब है वही करेगा। तो कहीं ना कहीं ये फिर से करने लग गया। लेकिन मिस्टर एक्स ने तो मिस्टर पुरी को वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर से किया, तो मिस्टर पुरी ने बताया था अगर अब तुम फिर से करते हो तो इन दैट केस तुम मंथली अलाउंस पे करना मेरे बेटी को, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है मेरे बेटी को ठीक से रखना। तो अगर इन दैट केस मिस्टर एक्स जो है वो पेमेंट करने में या मंथली अलाउंस देने में मना करते हैं, तो ऐसे केसेस में मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में मिसेस एक्स केस कर सकता है। तो क्या मिसेस एक्स यहाँ पर कोई था सर, पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट में, या जस्ट बेनिफिशियरी थे, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट था? बताओ सर। क्या मिसेस एक्स मेन पार्टी में से कोई है, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इसमें? बोलो। नहीं सर। है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो मिसेस एक्स के साथ मिस्टर एक्स का नहीं हुआ है, ससुर जी के साथ दामाद जी का हुआ है। ठीक है, लेकिन मिसेस एक्स यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब सिचुएशंस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं जहां पर स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकता है। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ओके, इसलिए बोला इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, सर ये मैं आपको इसलिए स्टार्टिंग में समझा रहा था ना कि अगर शादी को कोई, सोसाइटी आजकल बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, जीवन का जो सिस्टम एक बड़ा खराब हो चुका है, लेकिन अगर सिस्टम जो है शादी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करता, शादी ब्याह को अगर एक प्योर प्यार मोहब्बत से लिया जाता, तो शायद ये नौबत ही ना आता, है ना। मैं आपको सामाजिक डेवलपमेंट के मतलब हिसाब से बताया। अब ठीक है सर, जस्ट आपको, सर क्या है ना, भले ही मैं कितना भी मोरल बात कर लूं, बट मेरे बोलने से थोड़ी ना समाज मोरल में जाएगा। मैं तो छोड़ू, मैं तो एक सिंपल सा नॉर्मल सा बंदा हूँ। समाज में बड़े बड़े लोग कितना सारा अच्छा अच्छा बात करता है, कौन कितना सुनता है।
अच्छा, in case of assignment of a contract, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. सर असाइनमेंट माने अगर कोई किसी को कोई काम देता है, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skills. माने अगर आपने किसी को कोई काम दिया जिसका बेनिफिट हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को मिलेगा, ठीक है, जैसे क्या बताऊं आपको, मानो क्या एग्जांपल दिया जाने से अच्छा रहेगा. In the case of assignment, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract. माने assignee माने बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट दिया जा रहा है, ठीक है, कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल. माने अगर कोई पर्सनल स्किल से कोई काम बने ना सर, ठीक है, तो पर्सनल स्किल्स को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल स्किल्स ना सबका नहीं होता है. असाइनमेंट में अगर किसी का कोई पर्सनल स्किल है वो और कोई नहीं कर सकता, जैसे ड्राइंग आर्टिस्ट का कोई काम वो और कोई नहीं कर सकता. पर्सनल स्किल छोड़ के अगर कोई असाइनमेंट है जिसका बेनिफिट किसी को मिल सकता है, तो ऐसे केसेस में असाइनी जो है वो क्लेम कर सकता है, भले ही वो मेन पार्टी ना हो कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, भले ही वो मेन पार्टी ना हो कॉन्ट्रैक्ट का, बट अगर वो असाइनी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकता है, केस भी कर सकता है, ठीक है, कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल. क्योंकि पर्सनल स्किल्स अगर कोई फेलियर होता है तो पर्सनल स्किल्स उसके जगह में कोई दूसरा या तीसरा बंदा नहीं कर सकता, ठीक है. अगर कोई अच्छा ड्राइंग करता है तो वो ऑब्वियसली वही कर सकता है, कोई अगर प्रोफेशनल चार्टर्ड है तो वो ऑब्वियसली कोई दूसरा या तीसरा बंदा नहीं, कोई अच्छा लॉयर है, हर कोई नहीं कर सकता. तो पर्सनल स्किल सेटअप का अगर कोई असाइनमेंट है तो कोई थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पर्सनल स्किल्स के बिना कोई है तो ऐसे केसेस में वो क्लेम हो सकता है. इसके बारे में मैंने ना आप लोगों को बेसिक्स में भी बताया था, इंट्रोडक्शन लेवल में, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट. अच्छा, आगे और भी एग्जांपल्स आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाला सुनो सर, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल. सर ये क्या है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल? Where the promisor by his conduct acknowledge himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation toward third party. Example देखो, if L gives to M 20,000 to be given to M, L M को बता रहा है कि 20,000 रुपया M को दे देना, and M informs N, M ये बात N को इन्फॉर्म भी कर रहा है, he is holding the money for him, कि उसका पैसा उसके पास है. कौन किसको बोल रहे हैं? एम एन को बोल रहा है. एम इन्फॉर्म्स एन दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, बट आफ्टरवर्ड्स उसके बाद एम पहले उसको बताया एन को कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास है जो एल ने उसको दिया, बट एम कुछ देर बाद पैसा देने में मना कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा का भूख आ गया होगा. तो सवाल उठता है, क्या एन ये पैसा एम से रिकवर कर सकता है? आप इसको फिर से देखो सर, वही पी क्यू आर टाइप का हो गया, लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर एल एम और एन तीन पार्टी है, ठीक है. जो एल है वो एम को बोला कि 20,000 एन को दे देना, ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली एम क्या कर रहा है बोलो तो, एम एल का एजेंट है, एजेंट ऑफ एल. एम जो है ना वो एल का एजेंट है. एजेंट क्यों? आप जब किसी के बिहाफ में कोई काम करते हो ना तो वो एजेंट ही है ना. जब आप कोई किसी का काम कोई किसी के बिहाफ में कर रहे हो, जैसे हमारे देश में जो रॉ एजेंट होते हैं उसको एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो देश के बिहाफ में काम करते हैं, है ना. वो देश तो नहीं है पर देश के बिहाफ में देश के लिए काम करते हैं. तो सिमिलरली प्रिंसिपल एजेंट में कमीशन का काम नहीं होता. आपका बिजनेस है, आपका प्रोडक्ट कोई बेच दे रहा है, बदले में आप उनको कमीशन पे करते हो. इसके लिए एक अकाउंट्स होता है ना, कंसाइनर कंसाइनमेंट का. जो लोग अकाउंटेंसी क्लास करते हो मैम के पास, जरूर करोगे आज नहीं तो कल, या फिर आगे कर चुके हो, तो उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट्स होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने एजेंट को प्रोडक्ट भेजते हैं और जो एजेंट होते हैं वो प्रोडक्ट बेच के उनको पेमेंट करते हैं और बदले में प्रिंसिपल जो है अपने एजेंट को कमीशन देता है ना. तो यहाँ पर भी बात कुछ वैसा ही है. एल एम को बोल रहे कि भाई जाओ एन को 20,000 दे दो
लेकिन एम एन को ये इन्फॉर्म भी किया कि 20,000 हमारे पास है, लेकिन कुछ देर बाद बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, पेमेंट करने में मना भी कर दे रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट नॉर्मल केस में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेन पार्टी तो सर एल एंड एन है ना, मेन पार्टी तो एल एंड एन है, मतलब एल को ही एक्चुअली एन को 20,000 देना था, बीच में एम टपक पड़ा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, तो एम यहां पर एजेंट का काम कर रहा है। नो सवाल ये उठता है, क्या एम एम को किस कर सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि तुमने एक्नॉलेज किया था, क्योंकि तुमने एक्नॉलेज किया था और एस्टॉपेल किया था। एस्टॉपेल का क्या मतलब है? एस्टॉपेल का मतलब है तुम एक बार अगर किसी चीज को एग्री करते हो, फिर कुछ देर बाद तुम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। माने पहले हाँ बोल के या पहले राजी होके फिर बाद में तुम डिसएग्री नहीं कर सकते। पहले तुमने बोला हाँ, फिर बाद में तुमने बोल दिया ना, ये नहीं कर सकते आप। इसको एस्टॉपेल कहते हैं, मतलब अगर कोई पहले हाँ बोल के बाद में ना बोलते, दिस इज कॉल्ड एस्टॉपेल। तो सवाल बस यही है कि यहाँ पर एन एम से क्लेम कर सकता है, क्योंकि एम ने एन को इन्फॉर्म किया था कि भाई तुम्हारा पैसा 20,000 मेरे पास है, मेरे से ले लेना। तो एम तो कोई नहीं था, ठीक है, ये थर्ड पार्टी था, सॉरी एम जो था, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस पे भी एन एम के अगेंस्ट में केस कर सकता है। तो एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर, दैट इज एन। तो ये सब क्या हो रहा है सर? स्ट्रेंजर के अगेंस्ट में केस हो सकता है, स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। समझ में आ रहा है? हेलो, शूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेंजर जो है ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में, एक्नॉलेजमेंट एस्टॉपेल के केस में, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा हो सकता है। और एक सिचुएशन देख लो सर, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। सर कोवेनेंट रनिंग विद लैंड माने ये भी एक लीगल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु परचेज लैंड विद नोटिस दैट the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. This is very important. जैसे one owner of the land having two land adjacent to each other, किसी एक बंदे का जमीन है सर, दो सटा हुआ जमीन है, एडजेसेंट माने कनेक्टेड, एक के साथ दूसरा लगा हुआ है, लेकिन वन वाज एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एक जमीन एग्रीकल्चरल है। He sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose, so as to protect the other agricultural land from pollutions. Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land has to abide by it. Such are called restrictive covenants, and all successors are bind to it. मैं again इसको बता देता हूँ सर। से फॉर एग्जाम्पल, चलो ये एक अच्छा एग्जाम्पल, मतलब इमेज मुझे मिला, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपका है, लेकिन दो प्लॉट है मान, ठीक है, यू हैव टू प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, आपको इमेज तो दिख रहा होगा, आपको समझ आ जाएगा सर। मानो कि आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, चलो यहाँ पर काफी सारा इमेज है, आप कुछ भी समझ लो। मैं यहाँ पर देखो, ये एक प्लॉट है, यहाँ पर एक वन दिया हुआ है, मैं एक टू प्लॉट लेता हूँ, दिस इज अ सेकेंड प्लॉट। मानो कि आपका जो ये प्लॉट है ना, नंबर 1 वाला प्लॉट, ये मानो रोड साइड में है, और आप किसी को ये लैंड बेचना चाहते हो। हेलो, ऐसा हो सकता है? आपका दो जमीन है, आप किसी और को जमीन बेचना चाहते हो, ऐसा कर सकते हो?
यस सर। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड प्लॉट है वो आप नहीं बेचोगे, वो एग्रीकल्चर के लिए रखोगे, बट जो फर्स्ट प्लॉट है रोड साइड वाला वो आप सेल कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, आप जिसको सेल करोगे अब आगे ओनर कोई और हो जाएगा, तो ओनरशिप चेंज होने के बाद जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर माने जिसको मिलेगा, ठीक है, सक्सेशन बोलते हैं इसको, अगला जो बंदा ओनर बनेगा वो सेम लैंड पे एग्रीकल्चर करेगा, इसका क्या गारंटी है, इसका क्या गारंटी है? माने अगर सक्सेशन में जो भी ओनर बनेगा, नेक्स्ट ओनर, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जगह फैक्ट्री भी लगा सकता है, वो बोलेगा मेरा जमीन मैं कुछ भी करूं। हेलो, कोई ओनर होगा वो क्या बोलेगा, भाई मैं अपने जमीन में कर रहा हूं, ऐसा बोल सकता है? बोलो। यस सर। वो बोल सकता है कि भाई मेरा जमीन, मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं घर बनाऊं, मैं इसके ऊपर इसमें तालाब बनाऊं, जो भी करूं, तुमको क्या, बोल सकता है। लेकिन सर ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसी में कोवेनेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जब भी कोई एग्रीकल्चरल लैंड सेल होता है ना, तो उसमें कोवेनेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास अगर कोई फैक्ट्री बना दे, ठीक है, मानो ये कोई बंदा यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री बना दे रहा है, सर आप सोचो कि अगर ऐसा कोई फैक्ट्री यहाँ पर बन जाएगा तो सिर्फ उस बंदे का सेकंड लैंड ही नहीं, दूसरे लोगों का जमीन भी खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज देखने वाला बात है सर। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है ना, तो बहुत सारा केस देखना पड़ता है कि क्या जमीन कोवेनेंट वाला है, और करना चाहिए कोवेनेंट वाला, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड सेल हो रहा है ना, तो आसपास में एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं, ये सब देखभाल करना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, माने कंडीशन के साथ। तो क्या लिख देगा, वो ये लिखेगा वन वाज एग्रीकल्चरल लैंड, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose, कंडीशन के साथ बेच रहा है, कर सकता है। वो इतना जरूर लिख सकता है कि ठीक है आप बेच रहे हो, माने आप खरीद रहे हो, लेकिन आप इसमें कभी इंडस्ट्रियल पर्पस में ये जमीन को यूज नहीं कर सकते, ताकि दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड जो आसपास में है वो पॉल्यूटेड ना हो। और ये कंडीशन अटैच रहेगा लैंड के साथ हमेशा। ये कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, माने नेक्स्ट जेन टू नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेन टू नेक्स्ट जेन चल सकता है पूरा। इवन सरकार भी कई बार ये डिसीजन पहले से दे देता है, गवर्नमेंट डिसीजन ले देता है कि भाई ये सब कोवेनेंट लैंड है, कंडीशन के साथ भी किया जाएगा कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें एग्रीकल्चर ही करना पड़ेगा, आप वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो whosoever is the successor of the land has to abide by it, उसको मानना पड़ेगा वो बात। Such are called restrictive covenants and all successors are bound to it। मैंने आपको मालिकाना तो मिल रहा है बट कुछ कंडीशंस के साथ, तो कंडीशंस लगा हुआ है तो उसको रेस्ट्रिक्टिव बोलेंगे, है ना। मैंने आप अपने मन मर्जी के हिसाब से यूज तो नहीं कर सकते। समझ में आया? तो कंडीशन लग गया, है ना। मैंने दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट सर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें क्या बेसिकली हो रहा है, एक्सेप्शनल हो रहा है। माने आप बेच रहे हो बट कंडीशन के साथ बेच रहे हो, आप अपने मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ द कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड अगर है, तो द पर्सन हु परचेज द लैंड विद नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग लैंड, द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। ठीक है, तो उसको सारा शर्त मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो केस हो जाएगा। और क्या, भले ही वो मेन पार्टी नहीं है फिर भी केस कर सकता है, भले ही कोई तीसरा बंदा है जो मेन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी वो केस कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, मैं आपको अभी बता रहा था एजेंट के थ्रू से करने से क्या होता है। द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of principal, है ना। माने प्रिंसिपल के नाम पे एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। और ऐसे केसेस में उसके अगेंस्ट में भी केस हो सकता है। तो दीज आर ऑल क्या था, ये सब एक्सेप्शनल सिचुएशंस था जो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर रहा है।
ठीक है, तो जो रूल मैंने आपको पहले समझाया एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपने पहले देखा कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन वैलिड एंड स्ट्रेंजर फ्रॉम एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, और आपने ये भी देखा द स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने देखा। बट आगे जाके आपने देखा कि ना देयर मे बी सिचुएशन जहां पर स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो करीब 7 पॉइंट आपके सामने हैं जो आपने अभी पढ़ लिए। अब आगे मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं सर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है, ये जो मैं आपको अभी बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आगे मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इज वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मुझे प्लीज एक बार बताओ सर, अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी डिस्कशन हुआ, आप लोगों को दिमाग में गया सर, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके सर, तो फिर आगे का कुछ पॉइंट और सुन लो। जैसे अभी मैं जो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इज सेक्शन 25 का पॉइंट है कि जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरल जो रूल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भाई बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड माने कैंसिल। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। ये सब कहां पर बोला गया है? इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी को रिवाइज करना है, नहीं हुआ है, या फिर बाई चांस मिस हो चुका है, जस्ट कलेक्ट लिंक फ्रॉम मी एंड कंप्लीट कर डालो और फटाफट क्लास के साथ एट पर हो जाओ। कोई डाउट है तो पूछ लो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सिचुएशंस अवेलेबल हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप आके पूछ लो, या फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, बट पूछ लो सर। General rule is that an agreement made without consideration is void. In every valid contract, consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. एक कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सिएबल हो सकता है जब कंसिडरेशन पे होता है। अब आपको मैं आज के स्टार्टिंग में ही कंसिडरेशन के बारे में 1000 एग्जांपल्स दे रहा था, आप लोग बोर हो रहे थे ना, ये सर एक ही चीज बार बार बोलते रहते हो आप। However, the Indian Contract Act contains certain exception to this rule. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन बताया जहां पर आपको नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। माने मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, आपका एग्रीमेंट वैलिड बन जाएगा। एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट वैलिड बनेगा तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी हो सकता है ना। जैसे कि सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब कुदरती, भगवान का दिया हुआ सर, ऊपर वाले का दिया हुआ, जैसे कि माँ और बच्चों के बीच में, है ना, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, कुदरती। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू से, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, मतलब काफी क्लोज में, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है सर, दैट इज ऑल्सो नेचुरल, है ना। इट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी करेगा लिखित देना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, husband wife बता दिए, ठीक है, पेरेंट्स एंड उसका बच्चा टू ईच अदर इज एनफोर्सिएबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन का कोई किसी को कुछ देना चाहता है दे सकता है, ठीक है, लेकिन सब रिटर्न में होना चाहिए, सब रिटर्न में होना चाहिए। हस्बैंड बाई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू से प्रॉमिस कर रहा है टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ, हेल्थ एग्रीमेंट दो विदाउट कंसिडरेशन, बदले में वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हस्बैंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू से बता रहा है कि मैं अपने बीवी को मेरा अर्निंग का जो अमाउंट है वो पेमेंट करूंगा, मतलब पेमेंट नहीं दे दूंगा या सर्टेन अमाउंट में दूंगा, तो ये वैलिड है विदाउट कंसिडरेशन। बदले में यहाँ पर जो वाइफ है, ठीक है, जो वाइफ है वो उनको बदले में कुछ नहीं दे रहा है, बट ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू से पॉसिबल है। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज न्यूली वेडेड डॉटर, अभी अभी बेटी का शादी हुआ है, तो उसने प्रॉमिस किया कि अपने बेटी को मैं एक गोल्डन नेकलेस दूंगा 5 लाख का,
मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड इट एंड रजिस्टर्ड, ये भी वैलिड एग्रीमेंट है। वो अपने बच्ची को शादी में 5 लाख का एक गोल्डन नेकलेस देगा, उसके लिए उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया, दैट इज ऑल्सो वैलिड। बदले में बच्ची से कोई पैसा नहीं लिया रे बाबा। माँ बाप जब अपने बच्ची का शादी देते हैं ना सर, बेटी का स्पेशली, तो ऑब्वियस बात है कि बेटी को एक न्यू जिंदगी मिलता है, एक न्यू लाइफ, एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, तो माँ बाप बच्ची को देता है सर। ठीक है, ये सब समाज का कुछ नियम है, तो ऑब्वियस बात है, दे सकता है। कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, किसी ने पहले वॉलेंटरीली कुछ किया था, बाद में आप कुछ उनको कंपेंसेट कर रहे हो। ये प्रॉमिस टू कंपेंसेट होलली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2. In order that a promise to pay for the past voluntary service is binding, the following essential factors must exist. The service should have been rendered voluntarily, मैंने जो भी सर्विस दिया गया था वो अपने मर्जी से दिया गया था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को फोर्स किया था या समथिंग लाइक दैट। The service must have been rendered for the promiser, promiser के कारण वो सर्विस promisee ने दिया था। The promiser must be in existence at the time when service were rendered. The promiser must have intended to compensate the promisee. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कुछ, पी ने आर का वॉलेट देख लिया था रास्ते में पड़ा हुआ, पी फाइंड्स आर्स वॉलेट एंड गिव्स इट टू हिम। ठीक है, आर प्रोमिसेस टू गिव पी 10,000, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने पी ने आर को उसका वॉलेट दे दिया था, लेकिन वॉलेट कोई रास्ते पे जानबूझ के तो नहीं गिराएगा, और अगर किसी को वॉलेट मिल भी जाता है, इसको फाइंडर ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। क्या बोलते हैं सर, अगर किसी का चीज पड़ा हुआ मिल जाता है और अगर कोई उसको उठा लेता है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है सर। मानो मेरा कोई सामान रास्ते में पड़ा हुआ है, आप लोगों में से किसी को मिल गया, तो आप उसको रख लोगे या मुझे दोगे। लॉ क्या कहता है, देने को, वापस देंगे। कौन से इस लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, थैंक यू सर। ठीक है, किसी का पड़ा हुआ चीज मिल जाए तो वो आपका नहीं हो सकता, या फिर मुझे भी अगर किसी का पड़ा हुआ चीज मिल जाए वो भी मेरा नहीं हो जाता, जिसका है उन तक पहुंचाना है। ठीक है, और अगर उसके बीच में कुछ खर्चा हो जाता है वो आप क्लेम कर सकते हो। मानो मेरा कोई सामान आपके पास मिल गया, ठीक है, एक गाना याद आ गया, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, ठीक है, जो भी हो चलो पुराना गाना है सर, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे तो पॉइंट इज दैट मेरा कोई सामान आपको मिल गया, और मानो आपको मिला एयरपोर्ट के पास, आप भागा भागा उसको पहुंचाने के लिए कैब भाड़ा किए हो और मेरे को पहुंचाने आए हो, तो अगर ये कैब का जो भाड़ा आपने किया ना सर, आप वो क्लेम कर सकते। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई कैब क्यों किया, बस कर सकता था, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन हो सकता है। तो पी ने आर का वॉलेट फाइंड किया, तो बदले में उसने प्रॉमिस किया भाई तुमको 10,000 देंगे प्यार से, वॉलेंटरी सर्विस का कॉम्पेंसेशन वैलिड है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, मिस्टर एक्स हैड हेल्प्ड हिज नेफ्यू मिस्टर वाई टू फाइट ए केस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ यूजिंग हिज नॉलेज। मिस्टर एक्स अपने नेफ्यू को, जो मिस्टर वाई है, उनको कोर्ट में केस लड़ने में नॉलेज वाइज इंटेलेक्चुअल हेल्प किया। कोर्ट केस में नॉलेज ही चाहिए होता है, पढ़ाई लिखाई वाला केस में नॉलेज इज एवरीथिंग सर, नॉलेज का ही दाम मिलता है। आफ्टर मिस्टर वाई वन द केस, जैसे ही मिस्टर वाई ने केस जीता, ही प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू पे ₹10,000, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट सर्विस। जीतने के बाद उसने बोला कि अंकल मैं आपको 10,000 दूंगा क्योंकि आपके लिए मैंने केस जीता, तो ये भी रजिस्टर्ड एक एग्रीमेंट बना के दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना, एकदम चलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हो सर, सब कनेक्टेड लोगों के बीच में चल रहा है। ठीक है, कनेक्टेड लोगों के बीच में चल रहा है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशंस, विदाउट कंसिडरेशंस, मैंने बदले में कोई किसी को कुछ दे रहा है ऐसा हमेशा नहीं हो रहा है। ठीक है,
पास्ट कंसिडर वॉलेंटरी सर्विस, ठीक है। मतलब वाई ने जब ये सर्विस दिया था, मैंने मिस्टर एक्स ने जब अपने वाई को दिया था, तब वैसे कोई कंडीशन नहीं था कि मैं देना चाहता हूं, बदले में तू मेरे को क्या देगा। हेलो, ठीक है। मैंने पी शायद आर का वॉलेट ढूंढ रहा है और बोल रहा है कि मिल गया मुझे, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। वैसा वाला केस नहीं है सर, ये विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, पर आप बदले में उनको कुछ दे रहे हो वॉलेंटरीली। बस वही बात है कि पुराना केस वॉलेंटरीली है, बाद में कोई उसको कुछ पे कर रहा है, दे सकता है, दैट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई मैं आपसे ये चीज लेना चाहता हूं, बदले में आप मुझे क्या दोगे, वो प्री सेटल्ड होते हैं। बट ये सब कुछ भी प्री सेटल्ड नहीं है, सब वॉलेंटरी पास्ट कॉन्सिडरेशंस का हिसाब हो रहा है जो वैलिड हो सकता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बर्ड डेब्ट, टाइम बर्ड माने जिसका समय निकल गया है, जब देना था तब नहीं दिया, 3 साल बीत चुका है, ठीक है ना, कम से कम 3 साल का एक टाइम है, होता है सर लिमिटेशन एक्ट के तहत। वेर ए प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द टू पे अ डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन, लिमिटेशन माने लिमिटेशन एक्ट। आज अगर आप किसी को कोई चीज बेचते हो और वो आपका पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, से फॉर एग्जांपल 1 मंथ का आपने उसको लोन क्रेडिट दिया था, वो आपको 10 साल बाद आके पेमेंट कर रहा है और आपने बीच में उनको अगेंस्ट में कुछ नहीं किया है, तो एक्चुअली ये एज पर टाइम बर्ड हो गया सर, आप आगे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप टाइम पे नहीं किए ना क्लेम, तो बाद में नहीं कर सकते। हर चीज का एक टाइम होता है, रीजनेबल टाइम। अगर रीजनेबल टाइम पे किसी ने किसी को पेमेंट नहीं किया और अगर वो टाइम लिमिटेशन एक्ट के अंदर अगर वो फुलफिल हो जाए, तो फिर आगे क्लेम नहीं हो पाएगा, कोर्ट भी आपका नहीं सुनेगा। मानो आज आपने किसी को 1 लाख का कोई प्रोडक्ट बेचा, जिसका पेमेंट करना था विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, अगर नहीं किया तो भाई केस करो उनके अगेंस्ट में, नोटिस भेजो उनको, है ना, कोर्ट में घसीट के लेके जाओ, केस सू करो, बाकी कोर्ट देख लेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, 4 साल बाद आपको याद आया भाई इनसे ना मेरे को 1 लाख मिलने वाला था, चलो देखते हैं 4 years लेटर, जो इतिहास हो चुका है उसको अभी आपको याद आया। अब कोर्ट भी आपका बात नहीं सुनेगा इन जनरल। तो वही बात है सर, प्रॉमिस टू पे टाइम बर्ड डेट, ए इज इंडेटेड टू सी फॉर 60,000, मैंने ए को एक्चुअली सी को 60,000 देना था, बट जो डेब्ट है ना, ये टाइम लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ चुका है, मैंने काफी पुराना लोन है जो ए ने सी को नहीं दिया। लेकिन ये भाला आदमी है, मैंने अच्छा इंसान है, उसको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा खराब लग रहा है कि भाई बाकी रह गया, मे बी ऑन दैट टाइम थोड़ा सा क्या उनका दिक्कत हो गया था। तो ए साइन ए रिटन प्रॉमिस नाउ टू पे 50,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेब्ट, 50,000 मैं आपको दूंगा, लेकिन बदले में यहाँ पर जो सी है वो कुछ नहीं ले रहा है, ना इंटरेस्ट मांग रहा है ना कुछ, वो सब लिमिटेशन के थ्रू से ही हो गया था, लेकिन वो वॉलेंटरीली दे रहा है। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बट इनफोर्सिएबल, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिएबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना जाएगा। एक्चुअली ये पेमेंट अगर ए सी को ना भी करता तो सी क्लेम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर चला गया है, हो सकता है 3 years से भी ज्यादा हो गया, और सी ने ए के अगेंस्ट में बीच में कोई कोर्ट केस नहीं किया, तो एक्चुअली ये सी को भूल ही जाना चाहिए था, वो भूल ही चुका होगा। लेकिन ए अपना जो इंडेप्टेडनेस है वो अपना दाय चुकता करना चाहता है, अपना इज्जत थोड़ा सा सी के सामने अच्छा रखना चाहता है, इसलिए उसने सोचा कि एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको 50,000 देता हूं और जो डेब्ट आपके से मैं लिया था वो सेटल करता हूं। तो ये एक्चुअली विदाउट कंसिडरेशन है, बट ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जा सकता है या माना जाता है। इसको बोलते हैं टाइम बर्ड डेब्ट, जिसका समय बीत चुका है पेमेंट करने का। समझ में आया सर, लेकिन फिर भी पेमेंट हो रहा काफी दिनों बाद। हेलो, कबट्टा पूछा हेलो, बोलो सर। Yes, sir. Yes, sir.
एजेंसी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर आप कोई एजेंट मानो कि आपका, जैसे मैं आपको बताया ना कंसाइनमेंट का बता रहा था, कंसाइनर कंसाइनी होते हैं, मैंने कंसाइनर माने बेसिकली प्रिंसिपल, ये सीए फाउंडेशन लेवल में, सीएमए इंटर में भी मोस्ट प्रोबेबली है कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं ना सर, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, सी एंड ए। तो जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो बेसिकली कंसाइनर है, और ए जो है वो एजेंट है मानो। तो अगर आपको कोई एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है तो जरूरी नहीं कि आपको बदले में एजेंट को कुछ देना है, आप बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी चला सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 185 में, नॉट नेसेसरी। completed gift, in case of a completed gift the rule no consideration no contract does not apply, ठीक है, गिफ्ट है भाई, तो बदले में थोड़ी ना कुछ लेना है। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी। डोनर डोनी माने एक डोनेट कर रहा है एक ले रहा है, ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, दिस गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। गिफ्ट है तो फिर वो गिफ्ट है, उसमें कंसिडरेशन कैसे होगा? अगर जैसे आजकल एक फैशन हुआ है रिटर्न गिफ्ट सर वो तो मैं छोड़ो, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट गिफ्ट तो गिफ्ट होता है सर, गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट नहीं होता है, सच बता रहा हूं आपको, गिफ्ट का रिटर्न गिफ्ट नहीं होता है। वो अलग बात कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं आजकल, बदले में ये आशा कर रहे हैं कि तुम भी मुझे कुछ देगा, तो फिर तुम क्यों गिफ्ट दिए थे? अगर तुमको दिल से किसी को कुछ देना है तो तुम दिल से दो ना, बदले में तुम भी अगर गिफ्ट का आशा कर रहे हो तो वो तुम्हारा गिफ्ट गिफ्ट था कि कोई डील था? बिग क्वेश्चन सर। हाँ, अगर कोई किसी को कुछ गिफ्ट कर रहा है और बदले में कुछ आशा कर रहा है, ठीक है, कि मुझे भी कुछ मिलेगा, तो तुमने गिफ्ट दिया था कि डील किया था? तो बिग क्वेश्चन। लेकिन चलो ठीक है, अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है नॉर्मली रिलेशंस के अंदर, ठीक है, या किसी को कोई शादी वगैरह में गिफ्ट मिलता है, डोनर डोनी के बीच में वो बिना कंसिडरेशन का ही होता है। जैसे विराट कोहली ने शादी में केएल राहुल को बहुत बड़ा गाड़ी गिफ्ट किया, पता है आपको? केएल राहुल कौन है? इंडियन क्रिकेटर, रिसेंटली शादी किया ना सुनील शेट्टी के बेटी को। विराट गिफ्ट केएल राहुल, BMW गिफ्ट किया है। आदित्य शेट्टी केएल राहुल वेडिंग, विराट कोहली गिफ्ट 2.7 करोड़ BMW कार, MS धोनी कावासाकी निंजा बाइक गिफ्ट किया है। सर देख रहे हो सर क्या क्या गिफ्ट में मिल जाता है। केएल राहुल एंड आदित्य शेट्टी गेटिंग हो चुका है BMW कार 2.17 करोड़। केएल राहुल एज वेडिंग प्रेजेंट, फॉर्मर इंडियन MS धोनी 80 लाख का कावासाकी निंजा दिया है केएल को, ठीक है, एज ए टोकन ऑफ लव फॉर न्यूली वेड कपल, ठीक है। गिफ्ट्स ऑफ आदित्य शेट्टी हैज टेकन ओवर द इंटरनेट बाय स्टॉर्म, फैंस ऑफ फ्लडिंग सोशल मीडिया, ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो सर, ठीक है। तो गिफ्ट है, ये सब गिफ्ट है। अगर इसमें कोई टैक्स रिलेटेड मैटर हो तो वो गवर्नमेंट देख लेगा, ठीक है, टैक्स वगैरह क्लियर होना चाहिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। इतना बड़ा केस है, इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज छाप दिया। सर बेलमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, बेलमेंट में दो पार्टी होते हैं, एक होता है बेलर एक होता है बेली। बेलमेंट ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्चुअली जो बेली होता है वो केयर टेकर होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मिलेगा आपको, मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज टू हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई, मिस्टर ए ने अपना गोडाउन का चाबी मिस्टर वाई को दिया। एज मिस्टर वाई हैड डिपॉजिटेड हिज गुड्स इन दी सेम, माने मिस्टर वाई एक्चुअली अपना कुछ सामान उसके अंदर रखा है। मिस्टर वाई गेट्स पोजीशन ऑफ गोडाउन बट नॉट द ओनरशिप, उसको पोजीशन मिला है, ओनरशिप थोड़ी ना दिया है सर। लेकिन जैसे उनको चाबी मिला है, एज सुन एज मिस्टर वाई लिफ्ट्स हिज गुड्स फ्रॉम द गोडाउन,
वो अगर अपना सामान वहां से निकाल लेगा तो चाबी जो है वो मिस्टर ए को वापस दे देना चाहिए। आप मिस्टर पड़ोसी हो सर, आप किसी का गोडाउन है, आप उनसे चाबी लिए और अपना कुछ सामान रखा, जैसे ही आप अपना सामान वहां से निकाल लेते हो, अपना गुड्स वहां से निकाल लेते हो, तो चाबी वापस कर दो। तो इतना दिन आप चाबी का क्या कर रहे थे, केयर टेकिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मिस्टर ए के साथ मिस्टर वाई का जो रिलेशन दिखाया है ना सर, ये एक्चुअली बेलर बेली रिलेशन था। क्या रिलेशन था सर? बेलर एंड बेली। मेरा सामान आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो किसी को सामान दिया, जैसे मिस्टर ए ने अपना चाबी दिया है गोडाउन का, तब ये चाबी एंड गोडाउन दोनों को केयर टेकिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई का है। बदले में वाई मिस्टर ए को अगर कुछ ना भी दे तो भी चलेगा। तो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नॉर्मली जरूरत नहीं है, दे सकता है बट नेसेसिटी नहीं है। Section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose, and this delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose the goods will either be returned or disposed of according to the directions of the person delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment. तो bailment contract को effective बनाने के लिए कोई considerations का जरूरत नहीं है। In reality bailment का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक चाबी दिया गोडाउन का, जैसे मानो कि कई बार ऐसे होते हैं ना, पड़ोसी में कोई है सर, आपने अपना जो डॉगी है वो पड़ोस में किसी को देके गया, ठीक है, डॉगी को बताया कि भाई मैं कुछ दिन नहीं रहूंगा, तो मेरा जो डॉगी है इनको आप कुछ दिन संभालो, ठीक है, इनको आप कुछ दिन संभालो। तो जो आपका जो पड़ोस वाला जो शर्मा जी है, ठीक है, या पड़ोस वाला जो बैनर्जी अंकल है ना, या पड़ोस वाले जो भी अंकल हैं आपके आसपास में, ठीक है, चाचा बोलो, ताऊ बोलो, जो बोलने आप बोलो, तो वो आपके डॉगी जो है उसको देखा, देखभाल किया, उसको खाना वगैरह खिलाया, वो प्यार करते हैं सर, सारा दिन ऐसे ही खिड़की से जो मतलब जो भी डॉगी, आपका डॉगी जब भी कुछ करते हैं वो सारा दिन हाथ हिलाते रहते हैं, बताते रहते हैं, उनसे खेलता रहता है। तो आप कुछ दिन के लिए नहीं रहोगे, तो उसने बोला ठीक है अपना डॉगी मेरे पास रख के जाओ, मैं देखभाल करूंगा। लेकिन आप जैसे ही वापस आ जाओगे तो आपको उसका डॉगी को वापस देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओनरशिप उनका था और डॉगी आपको केयर टेकिंग के लिए रख के गया था, ओनरशिप थोड़ी ना देके गया था। अब कोई ज्यादा इमोशनल होके बोलेगा नहीं नहीं हम लोग 3 दिन से इसको देख रहे हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकता सर, कोर्ट केस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। जो दे रहा है वो बेलर है, जो ले रहा है वो बेली है, ठीक है, समझ गए सर, बिना कंसिडरेशन का बेलर बेली रिलेशंस। चैरिटी के केस में भी तो सेम है सर, हाँ, चैरिटी माने बिना कंसिडरेशन। लेकिन अगर आप प्रॉमिस करते हो कि किसी जगह में डोनेट करेंगे, इफ अ प्रॉमिस ही अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। आप अगर किसी पे कहीं पर चैरिटी करने का वादा करते हो, तो चैरिटी करके आप बदले में थोड़ी ना कुछ मांगोगे सर, चैरिटी तो चैरिटी होता है, लेकिन आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देना पड़ेगा सर। इसके ऊपर केस बन गया था केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद का, ठीक है। चैरिटी में अगर कोई डोनेशन करने का बात किया है तो डोनेट करना पड़ेगा। डिटेल्स केस आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हो अगर मिल जाए तो, ठीक है। तो बिना चैरिटी बिना कंसिडरेशन का होगा। अगर आपने प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट बनाया, तो वैलिड होगा, ओके, समझ में आया। हाँ जी सर बोलो, समझ में आया कि यार नहीं आप लोगों को? यस सर। सर अगर नोट्स नहीं मिला अभी तक आप लोगों को, जिसके पास है वो स्टार्ट को हो जाओ, और जिनके पास नहीं है वो मेरे से नोट्स कलेक्ट कर लो, और यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ के रखो। अगर कोई डाउट होगा तो भी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे भी डिस्कस करके दूंगा, बट मैं आप लोगों को घर का होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग एमसीक्यू एज वेल एज ब्रॉड क्वेश्चंस दोनों प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है।
ओके सर। कोनिका, क्रिश, रौनक, साहिल, तुषार। ठीक है सर, बोलो समझ में आया, आगे क्या करना है? Yes. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट देन, बाय। Good night, sir. गुड नाइट सर।